हाय गाइज, वेलकम। स्वागत है सभी का, हार्दिक अभिनंदन है आज के इस लेसन में। साथियों, हमने जो श्रृंखला शुरू की है भाषा शिक्षण, यानी कहें शिक्षण विधियों की, तो इसमें शुरुआत से हमने कुछ बातें सीखी हैं भाषा के बारे में कि भाषा क्या होती है, विद्वानों ने भाषा की क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, कौन कौन सी विशेषताएं जो भाषा में पाई जाती हैं, भाषा मनोविज्ञान क्या होता है, उसके सोपान कौन कौन से हैं, किस तरह के प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं हम पिछले लेसन तक पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो लेसन नहीं देखे हैं तो उन लेसन्स को देख लीजिएगा। तो स्टेप बाय स्टेप सीरीज से आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए शिक्षण विधियां हैं, भाषा शिक्षण हैं, जो बहुत आसान हो जाएंगी और कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ओके, तो निश्चित तौर पे आपको ये श्रृंखला बहुत ही पसंद आने वाली है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और निस्संदेह है ये लेसन आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं आज जो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने इस लेसन में भाषा के विविध रूप। क्या सा? भाषा के विविध रूप। ओके, चलिए, भाषा के विविध रूप ये आज का अपना बिंदु रहेगा। तो देखो साहब, व्यवहारिक तौर पे यदि हम बात करें, समझने की बात है, बेसिक रटने की कुछ नहीं है। यदि हम व्यवहारिक तौर पे बात करें तो देखो, एक मातृभाषा होती है, सब जानते हो, मातृभाषा होती है, बोली होती है, प्रादेशिक भाषा होती है, राजभाषा होती है, राष्ट्रभाषा होती है। ठीक है ना, तो भाषा को इस तरह से वर्गीकृत किया जाता है। लेकिन क्या क्या इनकी विशेष बातें हैं, कौन सी बोली किसे कहेंगे, राष्ट्रभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, प्रादेशिक भाषा क्या है, मातृभाषा क्या है, तो ये सभी हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल से सीखेंगे। क्लियर है ना? तो देखो, सबसे पहले हम बात करें भाषा के विविध रूप। तो व्यवहारिक तौर पे यदि हम बात करें तो समझना बात को, व्यवहारिक तौर पे भाषा को जो वर्गीकरण किया जाता है वो किस आधार पर किया जाएगा सब? एक तो देखो, इसमें कौन सी मातृभाषा मानी जाती है, बात समझना। दूसरी बोली, एक बोली होती है इसमें। ओके, एक होती है क्या, राष्ट्र, जो अपने ये मान लो कि प्रादेश स्तर पे ले लो पहले, तो प्रादेशिक भाषा जिसे हम कह सकते हैं, प्रादेशिक भाषा। ओके, प्रादेशिक भाषा के बाद में नंबर 4 पे हम लेंगे किसको? एक राजभाषा होती है, और नंबर 5 एक होती है क्या, राष्ट्रभाषा। ओके, तो इस तरह से देखो, ये वर्गीकरण हमने कर लिया है। ये भाषा का वर्गीकरण व्यवहारिक तौर पे किया जाता है। अब एक एक को स्टेप बाय स्टेप आपको समझते हुए चलना है कि मातृभाषा क्या है, बोली क्या है, प्रादेशिक भाषा क्या है, राजभाषा क्या है और राष्ट्रभाषा क्या है। समय ज्यादा खराब न हो, इसलिए मैं आपको सीधे मुख्य जो बिंदु हैं उनकी स्लाइड दिखाता हूं। ठीक है ना? नोट्स आप प्रॉपर तरीके से ऐसे बनाना है, केवल आपको समझना है और सारी बातें माइंड में सेट करनी है और रटने की कोई बात इसमें नहीं है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि मातृभाषा क्या होती है। तो देखो पहली स्लाइड है, ये आपके सामने आ चुकी है। इसमें आपको ये समझने का प्रयास करना है कि मातृभाषा क्या होती है। तो देखो, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, बात समझो, कोई भी बालक होता है तो बालक के सबसे जो निकट होती है, सबके मतलब सबसे समीप होती है, वो कौन होती है? माँ होती है। तो माँ के द्वारा ही जो मतलब शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको बालक सुनता है, सुन करके उसे सीखने का प्रयास करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो, बालक सबसे पहले मां के द्वारा बोले जाने वाले शब्दों को बोलना सीखता है, उसे ही उसकी क्या मातृभाषा कहा जाता है। जैसा मां बोलती है बालक वैसा ही बोलना सीखता है। यही तो मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है। ठीक है, दो चीज ध्यान रखनी है, बालक
कि जो प्रथम गुरु है वो कौन होती है, तो बालक की प्रथम गुरु है वो माँ ही होती है। और पहली पाठशाला की अगर बात की जाए कि बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है, तो बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है, परिवार होता है। क्योंकि परिवार में रहकर ही बालक पहले सीखना शुरू करता है, पाठशाला में तो बाद में जाता है, विद्यालय में तो ओके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बालक की प्रथम गुरु माँ और बालक की प्रथम पाठशाला कौन, परिवार। ओके। और माँ के द्वारा बोले जाने वाले जो शब्द होते हैं उनको बालक सबसे पहले सीखता है, वो ही उसकी क्या होती है, मातृभाषा होती है। बताओ, मातृभाषा समझ में आ गई होगी, रटने की कोई बात नहीं है, इजी वे में। ओके। दूसरी बात करते हैं हम किसकी, बोली। बहुत सुना है आपने, लेकिन ये समझो कि बोली होती क्या है, बोली क्या होती है। हम बोल रहे हैं ये बोली है, लेकिन देखो बोली बहुत है। आपको पता है कि क्षेत्रीय व्यवहार में जो स्थानीय क्षेत्र होते हैं ना, तो हर क्षेत्र की अलग अलग बोली होती है, आपको पता है। तो देखो क्षेत्रीय व्यवहार में क्षेत्रीय शब्दों का प्रयोग, समझना, क्षेत्रीय व्यवहार में क्षेत्रीय शब्दों का जो उपयोग होता है उसे ही क्या, बोली कहा जाता है। और आपको एक चीज पता ही है, हमारे यहाँ एक कहावत भी चलती है, क्या, कोस कोस पर बदले पानी, 3 कोस पर बदले वाणी। तो बोली है ना वो कितने, 3 कोस पर बदल जाती है ऐसा कहा जाता है, और कोस कोस पर क्या, पानी है, उस पानी का स्वाद बदल जाता है, ऐसी कहावत चलती है। कोस कोस पर बदले पानी, 3 कोस पर बदले वाणी। तो हर क्षेत्रीय भाषा में कुछ क्षेत्रीय शब्द होते हैं, वो वहाँ के स्थानीय होते हैं जो वहीं प्रयुक्त होते हैं, तो वो बोली के शब्द होते हैं। लेकिन देखो प्रश्न ऐसा आएगा, बोली में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है, तो अपने को ये ध्यान रखना। देखो ये तो आपको पता चल ही गया कि क्षेत्र व्यवहार में वहाँ के जो क्षेत्रीय शब्द होते हैं उनका प्रयोग किस में होता है, बोली में। एक बात इसमें देखो, शुद्धता का, शब्द विन्यास का और वाक्य विन्यास का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। जब हम दैनिक दिनचर्या में जो भी शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वहाँ क्या शुद्ध, बहुत से ऐसे शब्द हैं आपको पता है कि जिनका हम मतलब गलत तरीके से प्रयोग करते हैं। वाक्य है, वो वाक्य भी गलत तरीके से प्रयोग कर लेते हैं। जब भी तो शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि का जो चैप्टर है वो हिंदी में चलता है, ठीक है ना। तो लेकिन ये किस में होता है, ये बोली में होता है कि बोली में शुद्धता का, शब्द विन्यास का और वाक्य विन्यास का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता, तो इसका एक कारण है, क्योंकि इसका कोई विशेष न तो कोई शब्दकोश होता है बोली का, भाषा का होता है लेकिन बोली का नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका कोई विशेष शब्दकोश नहीं होता और न ही इसकी कोई व्याकरण होती है निर्धारित। जब इसका कोई व्याकरण भी निर्धारित नहीं है, शब्दकोश भी नहीं है, तो निश्चित तौर पे आपको पता ही है क्या, वहां शुद्धता, शब्द विन्यास, वाक्य विन्यास, इनका ध्यान कहां से रखेंगे, नहीं रखेंगे, ठीक है। तो सब ये 2 चीजें हुई। तो बोली में क्या क्या बात हुई, क्षेत्रीय व्यवहार, क्षेत्रीय शब्दों का उपयोग बोली कहलाती है। शुद्धता, शब्द विन्यास, वाक्य विन्यास पर इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और इसका कोई शब्दकोश या फिर कोई इसके निर्धारित व्याकरण नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने मातृभाषा क्या होती है, बोली क्या होती है, ये 2 चीजें हमने सीख ली हैं। अब प्रादेशिक भाषा क्या होती है ये हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ओके। तो चलिए देखते हैं। तो देखो बात करें हम प्रादेशिक भाषा की, तो नाम से तो हमें पता चल रहा है प्रदेश प्लस एक क्या बन गया, प्रादेशिक। तो ये तो निश्चित है ये किसी न किसी प्रदेश में बोली जाती है, लेकिन इसकी शर्तें क्या क्या है वो चीज समझना बहुत जरूरी है। देखो किसी प्रदेश विशेष में बोली जाने वाली अथवा व्यवहार में आने वाली भाषा जिसका अपना खुद का कोई अस्तित्व होना चाहिए, ये ध्यान रखना, खुद का अस्तित्व होना चाहिए, तो वही क्या कहलाती है, प्रादेशिक भाषा कहलाती है। अब खुद का अस्तित्व कैसे होना चाहिए, तो इसके लिए इस बिंदु को देखो, इसकी खुद की क्या होनी चाहिए, लिपि होनी चाहिए, खुद की व्याकरण होनी चाहिए, खुद का साहित्य होना चाहिए, समझ रहे हो, ये बातें इसमें होनी चाहिए, तभी वो। दूसरी बात, व्यवस्थित शब्दकोश होता है इसका, प्रादेशिक भाषा का खुद का। और नेक्स्ट बात, संविधान के द्वारा, ध्यान दो, संविधान के द्वारा भाषा के रूप में मान्य होती है ये,
संविधान के द्वारा भाषा के रूप में मान्य होती है। और आपको पता है इसका वर्णन किसमें? 8वीं अनुसूची साहब, संविधान की। कौन सी? 8वीं अनुसूची, जिसमें कितनी? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितने? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची। तो इसमें जो शामिल है ना, वो ही क्या कहलाएंगी? प्रादेशिक भाषा कहलाएंगी। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कहें गुजराती है, मराठी है, मलयालम है, ये किसकी श्रेणी में आती हैं? ये प्रादेशिक भाषा की श्रेणी में आती हैं। विशेष तौर पे एक प्रश्न पहले आ चुका है, ठीक है, कौन से? राजस्थानी भाषा के बारे में आएगा, ध्यान रखना। राजस्थानी, अब राजस्थानी है उसको प्रादेशिक भाषा की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, ध्यान रख लेना। ओके, बाकी ये है। तो इस तरह से देखो, ध्यान दें, प्रादेशिक जो भाषा है किसी प्रदेश विशेष में बोली जाने वाली अथवा व्यवहार में आने वाली भाषा जिसका अपना अस्तित्व होता है, वो प्रादेशिक भाषा कहलाती है। इसकी स्वयं की लिपि, व्याकरण, साहित्य होता है, इसका व्यवस्थित शब्दकोश होता है, और संविधान के द्वारा जो भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त होती है, जिसका उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है, कितनी? 22 भाषाओं का, वही होती है क्या? प्रादेशिक भाषा। ओके, तो इस तरह से ये प्रादेशिक भाषा की जानकारी रही। प्रादेशिक भाषा की जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। ये विशेषताएं ध्यान रखना, कौन सी विशेषता है, कौन सी विशेषता नहीं है, इस तरह का प्रश्न आएगा। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं राजभाषा, कि ये राजभाषा है, ये क्या चीज है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं राजभाषा क्या है। देखिए, राजभाषा क्या होती है, तो सब छोटे शब्दों में मैं ऐसे कहूं आपसे कि कोई भी राष्ट्र होता है या फिर कोई भी राज्य होता है, उसके सरकारी कामकाज यानी जिस भाषा में संपादित होते हैं, वही उसकी राष्ट्र या राज्य की क्या होती है? राजभाषा होती है। तो क्या कहेंगे, समझो इसको एक बार। जिस भाषा में संबंधित राज्य या राष्ट्र के सरकारी कार्य होते हैं, उसे उस राज्य की या फिर राष्ट्र की क्या? राजभाषा कहा जाता है। मतलब सरकारी कामकाज की भाषा, ऐसे समझ लो बस। सरकारी कामकाज की भाषा है वो राजभाषा होती है, इतनी सी बात है। अब भारत के संदर्भ में हम बात करें तो देखो, 14 सितंबर 1949 की बात है। कब की है? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया। किसकी? भारत की। तो भारत की राजभाषा कौन? हिंदी। कब बनी? 14 सितंबर 1949 को बनी। ये फैक्ट क्लियर है। इसी वजह से क्या होता है कि 14 सितंबर जो है, 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन अगर बात आ जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है साहब। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, तो हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस दोनों में याद रखना है आपको। क्लियर? चलिए अब बात करें कि साहब संविधान की बात, कि संविधान के अनुच्छेद कौन से? 343 में। संविधान के अनुच्छेद कौन से? 343 में हिंदी है ना, वो भारत की क्या है? राजभाषा है, ऐसा उल्लेख किया गया है। तो अगर संविधान के अनुच्छेद की बात आए तो 343 याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये बात रही किसकी? राजभाषा की। जो भाषा संबंधित प्रश्न यहां से जो आते हैं वो इतने ही आते हैं ना। तो ये बेसिक जानकारी आपको क्लियर रखनी है कि राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा बनी, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, संविधान का अनुच्छेद कौन सा? 343 में हिंदी के राजभाषा होने का उल्लेख मिलता है हमें। दैट्स क्लियर। ओके, अब एक बची है कौन सी? राष्ट्रभाषा। तो आइए हम राष्ट्रभाषा को भी समझते हैं कि राष्ट्रभाषा आखिर क्या होती है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो देखो, बात करते हैं राष्ट्रभाषा की। तो आपको नाम से पता चल रहा है कि राष्ट्र की भाषा, लेकिन देखो कौन सी तथ्य विशेष हैं ये ध्यान देना है। किसी भी राष्ट्र की वह भाषा जिसे कोई भी राष्ट्र है, जैसे भारत की बात ले लो, तो भारत की वह भाषा जिसे बोलने वाले जो लोग हैं ना, उनकी संख्या, वहां की कुल जो जनसंख्या है
उस कुल जनसंख्या का 2/3 यानी कि कितना 66.66% होना चाहिए। समझ रहे हो? तो 2/3 होने चाहिए बोलने वालों की, और समझने वाले लोगों की संख्या होनी चाहिए 3/4 यानी कि 75% होनी चाहिए। तभी जाके वो क्या राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो क्या समझे, किसी भी देश की वह भाषा जिससे कुल जनसंख्या जो होती है उस कुल जनसंख्या में से 2/3 लोग तो उसे बोलने वाले होने चाहिए, और 3/4 यानी कि 75% लोग समझने वाले भी होने चाहिए। अगर भारत के संदर्भ में ये बात की जाए तो सब भारत में कोई अभी तक एक भी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत में कितनी राष्ट्रभाषा है? भारत की राष्ट्रभाषा है ऐसा प्रश्न आएगा तो भारत की राष्ट्रभाषा आप जल्दी से करोगे हिंदी, नहीं, ध्यान रखना, राजभाषा है हिंदी। भारत की राष्ट्रभाषा अभी तक एक भी नहीं है। तो भारत देश में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, इस तथ्य को हमें ध्यान रखना है। ओके, तो इस तरीके से ये सभी भाषाओं का वर्गीकरण है जो हमने किया, किस किस तरह से क्या होता है। लेकिन अब सभी की जानकारी आपको दे दी है, बहुत अच्छे तरीके से, उम्मीद है आपको समझ में भी आई होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। ओके, अब इसके कुछ विशेष प्रश्न हैं, वो विशेष प्रश्न मैं आपको और बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो विशेष प्रश्न और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि इससे किस तरह के प्रश्न बनने की संभावना होती है और कैसे प्रश्न यहां से बनाए गए हैं। ओके, चलिए देखते हैं। देखो 3 प्रश्न हैं जो आपके सामने आ चुके हैं, और इस तरह की रूपरेखा के जो प्रश्न हैं वो कंपटीशन एग्जाम्स में प्राय पूछे जाते हैं। तो इसमें देखो पहला प्रश्न है मातृभाषा से अभिप्राय है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर इजीली आप दे सकते हैं। वातावरण की भाषा कहेंगे, या फिर परिजनों की भाषा कहेंगे, या माँ के द्वारा बोले जाने वाले शब्द कहेंगे, या क्षेत्र विशेष की भाषा कहेंगे। तो इसमें कौन सा विकल्प है जो बिल्कुल सही है? तो जैसा कि सभी जानते हैं मातृभाषा है जो क्या है साहब, माँ के द्वारा बोले जाने वाले जो शब्द हैं जिसको बालक सीखता है वो उसकी मातृभाषा होती है। ठीक है, तो स ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, इसका आंसर आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में क्या स्थिति, देखो हिंदी राष्ट्रभाषा है, अंग्रेजी राष्ट्रभाषा है, हिंदी व अंग्रेजी दोनों राष्ट्रभाषा हैं, या कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत से विद्यार्थी हिंदी राष्ट्रभाषा है ये करेंगे, लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा है, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा है? हिंदी अंग्रेजी ये नहीं है, इसमें क्या है? राष्ट्रभाषा तो कोई नहीं है, कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ये इसका सही आंसर रहेगा। दैट्स क्लियर। चलिए, निम्न में से प्रादेशिक भाषा नहीं है, ये प्रश्न प्रादेशिक भाषा नहीं है। तो देखो ऐसा प्रश्न आ चुका और इसकी चर्चा मैं कर भी चुका हूँ। प्रादेशिक भाषा की सारी विशेषताएं आपको बताई गई हैं। तो देखो राजस्थानी, पंजाबी, मलयालम, गुजराती, इनमें से कौन सी 8वीं अनुसूची वाली याद करो है? तो इसमें कौन सी नहीं है? राजस्थानी है, इसे प्रादेशिक भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। बाकी पंजाबी, मलयालम और गुजराती तीनों को है। दैट्स क्लियर। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं जो सब रहेंगे, इससे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही शानदार लेसन रहा है आपका और सभी को पसंद आया होगा। निश्चित तौर पे आपके ये जो भाषा के विविध रूप हैं ये समझ में आ गए होंगे। ओके, तो भाषा के जो बिंब हैं वो क्या होते हैं उसके साथ में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेसन में। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, थैंक यू वेरी मच।